आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम राहुल के पास। बिल्कुल विवेक, बड़ी खबर पटना से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बाद से सीएम नीतीश कुमार भी अब एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री अपने पार्टी के विधायकों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। एक कड़ीमार्ग में जेडीयू के विधायकों को बारी बारी से बुलाया जा रहा है। 1-to-1 मुलाकात चल रही है, जहां नीतीश कुमार विधायकों के साथ कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बाहर निकले विधायकों ने कहा है कि इस मुलाकात में उनके क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई है। हालांकि कोई भी विधायक इससे ज्यादा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह हमलावर नजर आए और ऐसे में कैसे सांगठनिक स्थिति जेडीयू की मजबूत हो, इस पर भी नजर नीतीश कुमार की है। तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के विधायकों ने मुलाकात की है। विधायक बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कई सियासी मसलों पर भी चर्चा लगातार की जा रही है, क्योंकि अमित शाह यहां पर पहुंचे और हमलावर नजर आए तो विपक्षी एकजुटता की कवायद एक तरफ करने में नीतीश कुमार जुटे हुए, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जेडीयू को भी कैसे मजबूत रखा जाए। ऐसा कोई बात नहीं, केवल क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है और हम लोगों को एक सलाह दिया गया है कि क्षेत्र में आप लोग जो है सो जनसंपर्क में रहिए, लोगों से मिलिए और अपना काम कीजिए। कोई कठिनाई हो तो हमसे भी संपर्क कीजिए। यही विषयों पर चर्चा हुई आप लोगों की? चर्चा क्षेत्र के सवाल पर चर्चा हुआ, क्या पार्टी का क्या है, क्या नहीं है, कैसे चल रहा है, कहीं कोई परेशानी है तो बताइए, उसको सुधार किया जाएगा, इसी पर। और तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई? अचानक से बात हो या नहीं, विपक्षी पर नहीं हुआ कि हम लोग एकजुट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि हम लोग एकजुट रहे और पार्टी जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। कहीं कोई परेशानी है तो फिर हमको बताइए बस। और सभी विधायकों को बुलाया गया था या कुछ खास विधायकों को ही बुलाया गया? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बराबर करते रहते हैं। हम लोगों को बुलाते रहते हैं, कभी कभी भेंट करते रहते हैं और भेंट करके क्षेत्र के समस्या जो है उसको सुनते हैं और क्षेत्र के समस्या सुनने के बाद उन्होंने जो है सो यह भी कहा है कि हम लोगों को लोकसभा की तैयारी में सब लोगों को लगना है और लोकसभा की तैयारी पर लगना है, उसकी चर्चा है और कुछ तो बात है नहीं। और मेन है कि हम लोग का जो क्षेत्र का समस्या है उसको सुनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय तत्पर रहते हैं और 24 घंटा उनको यह रहता है कि हमारे जो एमएलए हैं, हमारे एमपी हैं, हमारे विधान पार्षद हैं, हमारे सारे सहयोगी हैं और बिहार की जनता है, वह जनता के सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर किए हुए हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि ललन सिंह अब जेडीयू के कम और आरजेडी के ज्यादा हो गए हैं और आरजेडी की भाषा बोलने लगे हैं। ललन सिंह जी अब राष्ट्रीय जनता दल की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं और बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, आगे आने वाला दिन बताएगा। जब जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी के भी कम है ललन जी अब आरजेडी की ज्यादा है। पुढची बैठक 13 आणि 14 जुलैला 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि अगली बैठक 10 से 12 जून को शिमला में होगी, जिसमें गठबंधन के नाम का ऐलान होना था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की अगली बैठक की तारीख और जगह दोनों बदल गई। बैठक अब शिमला की जगह बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को होगी और नई तारीख और जगह का ऐलान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया, जबकि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बैठक में नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाने पर चर्चा हुई थी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। उसी बैठक में ये तय हुआ कि 10 से 12 जुलाई के बीच शिमला में विपक्षी नेताओं की अगली बैठक होगी, जिसमें गठबंधन के नाम सहित तमाम मुद्दों पर एक राय बनाई जाएगी। लेकिन पहली बैठक की तरह विपक्ष की दूसरी बैठक की तारीख बदल गई है।
अब शिमला की बजाय बेंगलुरु में बैठक होगी, वो भी 13 और 14 जुलाई को। इस बात की जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दी। पुढची बैठक ही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे आणि ती 13 आणि 14 जुलैला बंगलोर या ठिकाणी ती बैठक होणार आहे। बैठक की तारीख और जगह बदल गई, लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को इसकी जानकारी ही नहीं। नीरज ने बैठक की जगह शिमला के बदले बेंगलुरु करने पर कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेता बयान देंगे, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका कहीं से कम नहीं हुई। ये तो आपसी सहमति से होता होगा ना, ऐसा थोड़ी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व के तमाम तथ्यों को जानकारी रहती होगी, लेकिन उद्देश्य तो सबका स्पष्ट है। इसलिए इसके बीच जो अंतर्विरोध खोजेंगे ना, वो मुगालते में जी रहे 2024 में मोदी का विदाई तय है। कहने को नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं। कयासबाजी ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश को विपक्षी गठबंधन का संयोजक भी बनाया जाएगा। सवाल है कि ऐसे में जो घोषणा नीतीश कुमार को करनी चाहिए, वो शरद पवार ने क्यों की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस नैरेटिव को समझने के लिए जरूरी है कि न्यूज रूम चला जाए राहुल के पास। बिल्कुल, तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने विपक्षी एकता की राह को मोड़ने और नई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। शरद पवार ने कांग्रेस को महंगाई को मुद्दा बनाने को कहा। शरद पवार ने अदानी पर हमले से बचने की भी नसीहत दी है। शरद पवार ने कहा कि अगर 2024 में मोदी जीतते हैं तो आगे कोई चुनाव नहीं होगा। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। शरद पवार की नसीहतें विपक्ष के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई है। शरद पवार के बोल विपक्षी नेताओं के बोल बन गए हैं। विपक्षी नेता कहने लगे हैं कि 2024 के बाद आगे चुनाव ही नहीं होगा। विपक्षी नेताओं ने देश की जनता को पीएम मोदी का डर दिखाया। अब सवाल उठता है कि शरद पवार विपक्षी बैठक की तारीख का ऐलान क्यों कर रहे हैं। क्या शरद पवार ने कांग्रेस से पूछकर तारीख का ऐलान किया? क्या कांग्रेस ने अगली बैठक पर नीतीश की राय नहीं ली? सवाल यह भी है, जब कांग्रेस ने नीतीश से राय ली तो नीतीश कुमार ने आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? सवाल उठता है कि क्या विपक्षी एकता की अगुवाई में नीतीश पीछे छूट गए हैं? तो कई नैरेटिव्स बनाए गए हैं, कई सवाल हैं। हो क्या रहा है? नीतीश अगुवाई कर रहे थे, नीतीश आगे आगे थे, अब नीतीश चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक ही सवाल को 10 बार पूछा गया तब भी चुप्पी साधे हुए बोल रहा है तो एक व्यक्ति, नाम है शरद पवार, और वही बता रहे हैं कि डेट क्या है, अगली बैठक कब होगी, किस पर बोलना है और किस पर नहीं बोलना है। तो शरद पवार के ऐलान के बाद बीजेपी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। महागठबंधन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको पता भी नहीं है कि विपक्षी दल का बैठक कहां हो रहा है देश में, और शिमला से चला गया बेंगलुरु में, और शरद पवार जी घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस की आप लोग कठपुतली हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और सब लोग जानता है कि आप सियासी प्रोडिज्म के सुपरटेंडिंग इंजीनियर हैं, इसलिए सब लोग डरता है कि कब पलटी मार जाएंगे। देखिए, शरद पवार जी महागठबंधन के एक प्रमुख नेताओं में से एक है। वो भी काफी बड़े नेता हैं, और ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है कि जगह इधर से उधर बदली है। इसमें किसी को कद आगे पीछे रहने की बात है ही नहीं। तरह का कोई अंतर्विरोध अगर कोई तलाश रहे हैं तो उनको निराश और मायूस होना पड़ेगा। पटना में जो बैठक हुई ये आगाज था, और इस संबंध में जो पहले शिमला में बैठक आयोजित करने का निर्णय हुआ था, उसकी जगह पर अब बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। विपक्षीय एकता की बैठक शिमला में होनी थी, लेकिन उसके वेन्यू में परिवर्तन किया गया है और बेंगलुरु में यह बैठक आयोजित होनी है। उसमें विपक्षीय एकता के तहत एक साझा उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को देश के सत्ता से हम बेदखल करेंगे।